दो तरह की कॉस्ट होती है अपने, देखिए कॉस्ट शीट के अंदर की, एक डायरेक्ट कॉस्ट है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिक है, मैं किसी प्रोडक्ट के साथ में उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ये चीज बनाने के अंदर है, ये मटेरियल गया हुआ है या तो ये लेबर लगा हुआ है, उसको अपने कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट एक जनरल कॉस्ट होती है और उसको मैं किसी एक प्रोडक्ट के साथ में नहीं ले जा सकता, मैं किसी जॉब या तो किसी प्रोसेस के साथ में नहीं ले जा सकता, तो इसलिए मुझे उसको खाली एस्टिमेट करना पड़ता है। राइट। अब इसमें जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना उसको अपने प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना उसको अपने ओवरहेड बोलते हैं। और यही अपने चैप्टर का नाम है। राइट, ये सेकंड यूनिट में सेकंड चैप्टर है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड प्राइम कॉस्ट, उन सबको अपने ओवरहेड बोलते हैं। जब अपने कॉस्ट शीट थर्ड यूनिट अपने पहले किया था, तो जब अपने थर्ड यूनिट किया था उसके अंदर आपने देखा था कि फैक्ट्री के बाद लिखा जाता था ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखा जाता था। ये सब ओवरहेड इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे कैसे खर्चे थे, हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते थे। तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे लिए ओवरहेड्स मानी जाएगी। तो आईसीएमए ने डिफाइन किया है टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। याद रखा जाना चाहिए ये, क्योंकि ये एमसीक्यू की एग्जाम में आएगा। ओवरहेड कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect employee cost and indirect expenses which are not directly identifiable or allocable to a cost object in an economical feasible way। मतलब मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, ये इसी जॉब के अंदर है, ये इसी प्रोडक्ट के साथ में जाएगा। मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे सकता। मतलब मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी जगह पे यूज हुआ है। अब डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, जरा ध्यान देना इसमें, क्योंकि इसमें असाइनमेंट, अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, ये तीन अलग अलग चीजों को अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। फिर उसके बाद में अपने बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट करेंगे, डायरेक्ट सम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर देखो, आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड टू डिफरेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, उसको क्या बोला जाएगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये जो है ना तुम्हारा एमसीक्यू आएगा कि हम क्या करें, पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोडक्शन के साथ जाएगा कि सर्विस के साथ जाएगा। अब प्रोडक्शन यानी सीधा जो किसी मटेरियल को प्रोड्यूस करने में लगता है, और सर्विस डिपार्टमेंट मतलब वो कस्टमर तक पहुंचाने से पहले के जितने भी काम किए जाते हैं, वो सब, जिसमें प्रोडक्शन का यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग जैसा कुछ नहीं किया जाएगा, वो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो इसको प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर हम असाइन करेंगे, मतलब अलोकेट करेंगे उसको, तो उसको क्या बोलेगा, बोला जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलेंगे। The assigning or distributing of production overhead to different departments is done by means of allocation and apportionment। तो allocation और apportionment वो तुम्हारे दो साधन यानी दो जरिए हैं कि जिसके जरिए से तुम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो। इसको अपने क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बोलेंगे। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। This primary distribution statement helps in the ascertainment of cost with greater accuracy and fixation of selling price of product। अलग अलग प्रोडक्ट बनती हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें वो काम हो रहा है, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा ना, वो अपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट enables द मैनेजमेंट टू कंट्रोल expenses, judge the relative profitability of different department and take corrective decision। डिसीजन लेने में हेल्प करता है, प्रॉफिटेबिलिटी समझने में ये हेल्प करता है, यानी आपको कौन से डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट मिलता है ये इससे पता चलेगा। अब आता है असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड। ये क्या था? पहले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी असाइनमेंट। वाइल असाइनिंग ओवरहेड, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle। एमसीक्यू, कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है?
ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी मतलब पहचान करना कि ये कौन सी जगह पे हुआ होगा, कोई भी एक एक्सपेंस है वो कौन सी जगह पे हुआ होगा, ये ढूंढना, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू क्रॉस कॉस्ट ऑब्जेक्ट शेल बी डायरेक्टली असाइंड। जो सीधा किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा उसको अपने सीधा असाइन कर सकते हो। मुझे पता है कि फलाने डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा हुआ है ये पैसे का, तो उसको अपने उसी डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा एलोकेट करेंगे। तो असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट शेल बी बेस्ड ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स। तो दो प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट है, कारण और उसकी इफेक्ट क्या है वो देखे, और उसके बाद में बेनिफिट रिसीव, कौन से डिपार्टमेंट में इसमें से बेनिफिट रिसीव किया वो देखा जाएगा। ये क्या था, असाइनमेंट था। अब अलोकेशन, अलोकेशन का मतलब असाइनिंग होता है द होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट फॉर विच द एक्सपेंडिचर वॉज इंकर्ड। अभी समझो 7,000 रुपये का खर्चा हुआ किसी चीज के पीछे, किसी सर्विस के पीछे समझो, तो वो 7,000 रुपये कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो असाइनिंग बोला जाता है। When the exact amount of overhead incurred in a department is known, the entire amount of expenditure, वो तो अपने सीधा ही उसी कॉस्ट सेंटर के अंदर डाल देंगे। पता ही है कि इसी डिपार्टमेंट ने ये खर्चा किया है तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लेकिन जब पता नहीं होता कि एक जनरल मैनेजर की सैलरी है, अब जनरल मैनेजर तो सब डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देता, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना टाइम वो स्पेंड करता है ज्यादा, उसके बेस के ऊपर अपने उसको असाइन कर सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग the whole amount of an item of overhead directly to a department और cost center, इसको क्या बोला जाएगा, अलोकेशन बोला जाएगा। ये एमसीक्यू, अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, असाइनमेंट ये सब अलग अलग है, सब में ने छोटा छोटा डिफरेंस है। तो एक एक वर्ड को बराबर से ध्यान देना। इसमें क्या होना चाहिए, अलॉटिंग, वर्ड कौन सा होगा, अलॉटिंग। दूसरा वर्ड होगा द होल अमाउंट ऑफ एन आइटम, फिर तीसरा वर्ड होगा डिपार्टमेंट या तो कॉस्ट सेंटर, तो ये होगा तुम्हारे लिए अलोकेशन। जैसे कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ मशीन, अब एक डिपार्टमेंट के अंदर मशीन है, तो अभी अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक मशीन है तो रिपेयर का सारा खर्चा कहाँ जाना चाहिए, उसी डिपार्टमेंट के पीछे जाना चाहिए ना। तो ओवरहेड कैन नॉट बी डायरेक्टली अलोकेटेड आर अपोर्शन, जिसको डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता। जैसे मैंने बोला कि अगर एक मशीन डिपार्टमेंट ए के अंदर चलाया जाता है तो उसका सारा जितना भी बेनिफिट मिलेगा या जितना भी उसके ऊपर खर्चा होगा वो सब कहाँ जाएगा, उसी डिपार्टमेंट ए के अंदर जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये मशीन 4 डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, यानी 4 डिपार्टमेंट वाले इस मशीन से बेनिफिट रिसीव करते हैं, तो फिर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना बेनिफिट रिसीव किया। अगर 100 रुपए का काम हो रहा है तो अगर किसी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर से 50 रुपए का काम लिया हो तो 50 का बेनिफिट उसको मिला। तो इसका मतलब जितना भी खर्चा होगा ना रिपेयर्स का, उसमें से 50% उस डिपार्टमेंट को जाएगा जिसने इस मशीन के ऊपर से 50% बेनिफिट रिसीव किया हो। फिर आता है अपोर्शनमेंट, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस which cannot be directly assigned or allocated or charged to various department are apportioned। जिसको डायरेक्टली असाइन नहीं किया जाएगा उसको अपोर्शन किया जाएगा, और इसको अपने क्या बोलेंगे, अपोर्शनमेंट बोलेंगे। तो अपोर्शनमेंट कब होता है, डायरेक्टली जिसको असाइन ना करो उसको क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे। Apportionment refers to the distribution of overhead to more than one department or cost center on an equitable basis। इक्विटेबल बेसिस का मतलब एक समान धोरणे केवाय, यानी मतलब इक्विटेबल यानी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर किसी डिपार्टमेंट को नुकसान ना हो और किसी डिपार्टमेंट के पास ज्यादा खर्चा ना चला जाए ऐसा। When the indirect costs are common to different department or cost center, they are apportioned to the different department or cost centers on equitable basis। यानी मैं सीधा इसको किसी एक डिपार्टमेंट की तरफ नहीं डायरेक्ट कर सकता, तो मैं इसको क्या करूंगा, अपोर्शन करूंगा। जैसे मैंने जनरल मैनेजर किया तो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी के बारे में बात की। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फैक्ट्री मैनेजर सैलरी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन इक्विटेबल बेसिस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। अब नॉर्मली डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट, जो आगे मैं समझा रहा था आपको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स वेयर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उस डिपार्टमेंट को अपने क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेंगे। जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रोसेस हो रहा है तो द सर्विस डिपार्टमेंट आर दोज विच प्रोवाइड सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट। दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन को खाली सर्विस देता है, यानी उनके होने से प्रोडक्शन बराबर होगा।
अगर वो नहीं काम करेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कंटिन्यू देयर एक्टिविटी स्मूथली, जैसे बता रहा था। एंड hence a number of service department can be found in any factory. For example, purchase department, परचेस करना तो वो प्रोडक्शन थोड़ा कर रहा है, वो तो खाली परचेस करवा रहा है, लेकिन अगर वो परचेस नहीं करेगा तो प्रोडक्शन वालों को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। ऐसे ही टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल के आने आने से लेके उसके प्रोडक्शन तक का टाइम कीप करना, उसके बाद में वर्कर्स के लिए टाइम कीप करना, ये सब सर्विस है। तो ये सारे सर्विसेज के बिना प्रोडक्शन स्मूथली नहीं चल पाएगा। और पर्सनल डिपार्टमेंट यानी किसी को अपने नॉर्मली सर्विस प्रोवाइड करे, जब भी कोई काम करने के लिए अपने पास आता है तो उनका प्रमोशन करना, उनको काम अलॉट करना, कौन सी डिपार्टमेंट में उसको भेजना, ये सब कब किया जाता है? पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये सब भी बराबर से होना चाहिए। अब ये उसके बाद वाला पेज है ना, उसके अंदर अपने सीधा अपोर्शन में सीखेंगे। जरा थोड़ा है ना, इसको कॉमन सेंस से करना है, गोखना नहीं है बिल्कुल भी। और ये एमसीक्यूज है, पूरा का पूरा टेबल है ना, उसमें से 2 से 3 एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले ओवरहेड कॉस्ट, और उसके सामने लिखा गया है बेसिस ऑफ असाइनमेंट या तो अपोर्शनमेंट। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करेंगे? जैसे कि अगर जितना भी एक्सपेंस, तुम देख सकते हो कि जितना भी एक्सपेंस एम्प्लॉयज के साथ में कनेक्टेड है, जैसे कि कैंटीन एक्सपेंस है, तो कैंटीन में जाएंगे वर्कर्स। टाइम कीपिंग किसके लिए रखना है? वर्कर्स के लिए। पर्सोनल, नाम लिखा ही है पर्सोनल यानी स्टाफ ऑफिस एक्सपेंस। सुपरविजन, हॉस्पिटल, रिक्रिएशन, लेबर वेलफेयर, और उसके बाद में लेबर वेलफेयर के बाद में क्या लिखा है? अदर फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जिसके अंदर एम्प्लॉय के ऊपर पैसे नहीं लिए जाते उनके पास से, लेकिन उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स, उसके लिए कौन सा अपॉर्चमेंट रहेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। आपको नॉर्मली आएगा क्या इसके अंदर से? सुपरविजन एक्सपेंस आएगा, लेबर वेलफेयर आता है, टाइम कीपिंग आता है, और कैंटीन एक्सपेंस आता है। फिर देखो, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अब तुमको लगे यार प्रोविडेंट फंड भी तो वर्कर चल ले जाते हैं ना, तो उसको एम्प्लॉयज के पीछे क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्रोविडेंट फंड सबका अलग अलग होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? तुमको मिलने वाली सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो प्रोडक्शन करने वाले वर्कर्स को जो वेजेस मिलते हैं उसको अपने डायरेक्ट वेजेस गिनेंगे। इसलिए ये सब देखो, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कॉम्पनसेशन टू वर्कर्स, फिर हॉलीडे पे, ये सब वर्कर के क्रीडेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वर्कर कौन से लेवल पे है, उसकी सैलरी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने वेजेस दिए जाते हैं उसके बेस के ऊपर ये रहेगा। इसीलिए ये डायरेक्ट वेजेस पे जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे पेमेंट तुम्हारे मिलने वाली सैलरी पे डिपेंड करता है, राइट। फिर डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, सबके पीछे नाम लिखा हुआ है मशीन। तो जितनी मशीन की कीमत उतना उसकी तरफ का एक्सपेंस, तो ये वैल्यू ऑफ मशीन पे जाएगा। सेम इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक लिखा है तो स्टॉक की वैल्यूएशन पे जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेंट है, रेट से, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस किसका लिखा है? बिल्डिंग का। एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग का, फायर प्रिकॉशन एक्सपेंस भी बिल्डिंग का। ये सब बिल्डिंग के साथ रिलेटेड एक्सपेंस है। तुम भाड़ा किसका दोगे? अपने बिल्डिंग का, बराबर। इसी तरह से गवर्नमेंट को रेट दिया जाता है, जो टैक्स रेट, वो भी किसके बेस के ऊपर दिया जाता है? आप जो म्यूनिसिपल टैक्स भरते हो ना, वो सब भी कौन से रेट के ऊपर? बिल्डिंग के एरिया के ऊपर दिया जाता है। तो ये सब बिल्डिंग के एरिया के लिए। तो तुमने अलग अलग डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पूरी बिल्डिंग का एक एरिया, ये फलान एरिया में तुम काम करोगे, इतने एरिया में तुम काम करोगे। तो तुमने डिपार्टमेंट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, पूरी बिल्डिंग को अलग अलग हिस्सों में डिपार्टमेंट के लिए डिवाइड किया हुआ है। तो ये आएगा किसके ऊपर? वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट या तो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर आएगा। फिर लाइटिंग एक्सपेंस है, एकदम सिंपल है ये। लाइटिंग एक्सपेंस किसके ऊपर आएगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, लेकिन अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स मिसिंग हो तो हम क्या करेंगे? एरिया के ऊपर जाएंगे, राइट। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड पे जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक या तो मोटिव पावर, ये हॉर्स पावर पे जाएगा, कौन से मशीन में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है वो, क्योंकि ये मोटिव पावर है। फिर उसी तरह से पावर लिखा होगा इसके लिए। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, पावर अलग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी ये सब जो भी नॉर्मल लाइट चलती है उसके लिए,
लेकिन जो पावर है उसके लिए 3 फेज मीटर के अंदर से सीधा कनेक्शन आता होगा, तो वो कनेक्शन अलग से ले लिया जाता है। फिर पावर एंड स्टीम कंजम्पशन, वो टेक्निकल एस्टिमेट्स के ऊपर, ये रेयर केस में आता है, क्वेश्चन में होता ही नहीं है। फिर स्टोर कीपिंग, मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस और इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ये मटेरियल के वेट के ऊपर आता है। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन या तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर डिलीवरी वैन, वेट, वॉल्यूम, टन एंड माइलेज के ऊपर आएगा। फिर फैक्ट्री मैनेजमेंट, लेबर आवर्स, इफ लेबर इज प्रीडोमिनेंट। फैक्ट्री मैनेजमेंट और मशीन आवर कब, जब मशीन प्रीडोमिनेंट हो। फिर अदर एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस, ये याद रखना, अदर एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस ऑलवेज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर, और अगर मशीन आवर्स दिए हो तो मशीन आवर्स के ऊपर। लेकिन याद रखो, बाय डिफॉल्ट उसको डायरेक्ट वेजेस पे लेना है। अदर एक्सपेंस लिखा हो, जनरल एक्सपेंस लिखा हो, सन्ड्री एक्सपेंस लिखा हो, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा हो, तो ये सब किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। अब रीअसाइनमेंट करना है, देखो अलग अलग मेथड है। पहले मैं रीअसाइनमेंट समझा देता हूँ, फिर मेथड वाइज अपने स्टार्ट करेंगे इसको। सर्विस डिपार्टमेंट डू नॉट themselves मैन्युफैक्चर एनीथिंग, बट इट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विच इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। जो अपने स्टार्टिंग में सीखा कि सर्विस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन वो सहारा है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, कि अगर वो सर्विस डिपार्टमेंट बराबर से काम नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी बराबर से काम नहीं कर पाएंगे। तो स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी सर्विस डिपार्टमेंट की। द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज बोर्न बाय प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो कुछ भी काम करता है वो बेयर कौन करेगा, बोर्न, BORN। इसका बेसिक वर्ड कौन सा है, BEAR। इसका वर्ब है BEAR। बेयर करना यानी सहन करना, यानी उसको अपनी तरफ अपने अंदर समा लेना जिसको बोलते हैं। एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट ओवरहेड कॉस्ट और सर्विस डिपार्टमेंट्स शुड फर्दर असाइन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी हम सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी टोटल होगा ना उसको वापस अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर रीअसाइन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड है पहले डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सीधा ही आपको एक रेशियो दे दिया जाएगा जिसके बेस के ऊपर आपको डायरेक्टली रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर उसके बाद में स्टेप लेडर मेथड, जब मेथड आएगी तब समझाऊंगा, मैं नाम सिर्फ बोल देता हूँ। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, उसमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। और उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पर अभी अपने स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड टॉपिक है इसी के अंदर। अभी अपने स्टार्ट करेंगे सीधा फर्स्ट सम, जो आपको पेज नंबर 4 के ऊपर, थिंक सो 5 के ऊपर है। ओके, इसको अपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड बोलेंगे। मैं समझा रहा हूं स्टार लिमिटेड, ध्यान देना बराबर से। स्टार लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, P, Q and R, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, X and Y। उसमें आपको अलग अलग एक्सपेंसेस दिए। याद रखो, आपको ये सारे एक्सपेंस अपोर्शन करने, उसके लिए रेशियो कहाँ से आएगा, तो नीचे दिए गए टेबल में से अपने रेशियो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको ऊपर नहीं लिखे जाएंगे, यानी यहाँ पे आपको कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा है, देखो, क्योंकि ये ओवरहेड है, यानी ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस नीचे टेबल में लिया हो, जैसे डायरेक्ट मटेरियल दिया हो, जैसे डायरेक्ट वेजेस दिया हो, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो, अगर इस तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिए हो तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट यानी रख देंगे जो है वो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले अमाउंट को हम इग्नोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे वाले टेबल में आपको थर्ड में लिखा है डायरेक्ट वेजेस, बराबर। उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3000 है, P में, Q में 2000 है, और R के अंदर 3000। अपने ये तीनों को इग्नोर करना है, और जब आंसर लिखेंगे तो सीधा अपने X और Y डिपार्टमेंट के अंदर 1500 और 500 लिखेंगे। देख सकते हो आपके पास नीचे सोल्यूशन है। डायरेक्ट वेजेस हमने कहाँ पे लिखा, 1500 और 500, 1500 और 500। हमने कहा लिखा 1500 और 500 लिखा सीधा सर्विस डिपार्टमेंट में। और ऐसा नहीं है
कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी यहाँ लाने की ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सिर्फ सिंपली आप इग्नोर करोगे, उसको आपको देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप देखो, पहला है इसके अंदर रेंट एंड रेट्स, बराबर। मैंने अभी आगे बताया रेंट एंड रेट्स, तो पहले चेक करो कि आपके पास अपॉर्चनमेंट करने के लिए कौन कौन से क्लूज दिए। पहला लिखा है फ्लोर एरिया, उसके बाद में लाइट पॉइंट्स है, उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस है, उसके बाद में हॉर्स पावर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, एचपी ऑफ पीएनएम का मतलब क्या हुआ, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और लास्ट में लिखा है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बराबर। अब मैं आपको बताता जाऊं वन बाय वन कि फ्लोर एरिया, उसके बेस के ऊपर आप रेंट एंड रेट्स लिखोगे। रेंट एंड रेट्स किसके ऊपर आएगा, फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया का रेशियो कितना है देखो, 4000, 5000, 6000, 4000, 1000। तो हम 4:5:6:4:1 के अंदर ये 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसके अंदर। मैंने पहले दिन आपको बोला था कि इसमें अकाउंट्स आते ही नहीं है, खाली स्टेटमेंट बनाने आते हैं पूरे सब्जेक्ट के अंदर। इससे सिंपल चैप्टर कोई नहीं है, और मैं इसके फर्स्ट चैप्टर को इससे ज्यादा सिंपल बोल रहा हूँ, बराबर ने। पर पहले ये देखो, ये 5000 दिया है, वो 5000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4:5:6:4:1 में, बराबर ने। तो देखो नीचे डिवाइड किया 4:5:6:4:1 में, तो 5000 को डिवाइड किया तो 1000, 1250, 1500, 1000 और 250 आएगा। राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस किस पे जाएगा, है क्या, वेजेस। वेजेस हमेशा वेजेस पे जाते हैं, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट वेजेस नीचे लिखा है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, 3000, 2000, 3000, 1500, 500। पहले दो जीरो सब में से निकाल दो, तो 30, 20, 30, 15, 5 आएगा। फिर 5 से सबको डिवाइड कर दो, तो 6, 4, 6, 3, 1 आएगा। 5 से सबको डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, यानी 6 4 6 3 और 1। ये देख लो इनडायरेक्ट वेजेस आया 6 4 6 3 1। 1500 को डिवाइड किया इसी रेशियो के अंदर हमने, तो 450, 300, 450, 225 और 75 इसके अंदर आंसर आता है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का। अब तुम्हारे सामने दो अलग अलग चीजें हैं, एक हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी भी है, पर वो नहीं आएगा, वो किसके लिए आता है, सिर्फ पावर जनरेशन के लिए आता है। अपने पास अगर डेप्रिसिएशन लिखा हो या रिपेयर्स ऑफ मशीनरी लिखा हो, तो आपको वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे जाना है। दूसरी भी एक चीज है इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, वो भी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे जाता है, राइट। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, सब में तीन तीन जीरो कॉमन है, तो तीन तीन जीरो हटा दो, और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, 5 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा, 12, 16। फिर उसके बाद में 20, 1 1। देख लो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12, 16, 20, 1 1, राइट। तो 10,000 को आपको ये रेशियो में डिवाइड करना है। उसके बाद जनरल लाइटिंग लिखा हुआ है, जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स पे जाएगा। तो लाइट पॉइंट्स आपको कितना दिया है, 20, 30, 40, 20, 10। सबसे पहले कॉमन जीरो हटा दो, तो रेशो पूरा बन गया तुम्हारा 2, 3, 4, 2, 1। ये तुम्हारा रेशो हो गया, और 600 को अपने इसमें डिवाइड कर देंगे। फिर आता है पावर, तो पावर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसमें भी आप देखो 60, 30, 50, 10, और लास्ट में डैश लिखा है। जिसमें डैश लिखा है इसका मतलब वहां मशीन जाता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे अपने को भी आंसर में भी क्या लिख देना है, खाली डैश लिख देना है। तो हम सिर्फ चार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6, 3, 5 और 1 के रेशियो में, बराबर। और सन्ड्री एक्सपेंस आगे मैं बता चुका, सन्ड्री एक्सपेंस को कौन से रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस में अपने डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस तुम्हारे पास 3000, 2000, 3000, 1500 और 500। एक बार रेशियो ढूंढ लिया है तुमने ऑलरेडी। इनडायरेक्ट वेजेस में तो 6 4 6 3 1 में इसको डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ गया। बस इसका टोटल करना है, दैट्स इट, तुम्हारा सम कंप्लीट। समझे, अलग अलग चीजों का अपोषण करो, और उसको बाद बाद में क्या कर देना है, अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सम अपना कंप्लीट हो जाएगा। इजी, राइट। तो इसको एक बार देख लो, फिर आगे दूसरा सम अपने चालू करते हैं। ठीक है।
अब इन्हें सवाल ये है कि हमने डायरेक्ट वेजिस में सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट तक क्यों लिखा। क्योंकि मैंने स्टार्ट जब किया ना चैप्टर, तो चैप्टर का नाम समझाने के टाइम पे मैंने आपको बोला कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में है ही नहीं। ये किसके बारे में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, जिसको आप ओवरहेड बोलते हो। हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में ये पूरा सम कर रहे हैं। बराबर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट मटेरियल, वो सब तो ऑलरेडी तुम प्राइम कॉस्ट के अंदर गिन चुके हो। ये तुम्हारा सेकंड स्टेप है। समझ रहे हो, ये उसके अंदर तुम्हारा कॉस्ट निकालने के अंदर सेकंड स्टेप है। क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस वो सब प्राइम कॉस्ट में आ चुका है। तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट वेजिस दूसरी बार लिखेंगे तो एक चीज तुमने दो बार कैलकुलेट कर ली, ये हो जाएगा ना। इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो लिखना नहीं है। तो सवाल ये कि सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लिखना है। क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में पहली बार यहीं पे सोचा गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को हम कहाँ ले जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको अभी तक तुमने कैलकुलेट किए ही नहीं है। समझे। इसलिए जितने भी डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सर्विस डिपार्टमेंट के अभी तक नहीं हुए। तो हमने अभी से लिखना शुरू किया उसको। इसलिए खाली सर्विस डिपार्टमेंट की कॉलम में तुमने उसको लिखा। और बाद में जब रीअसाइनमेंट करेंगे इसको सेकंड स्टेज के अंदर, सेकंड सम में, तब तुमको पता चलेगा कि वही सर्विस डिपार्टमेंट के सारे एक्सपेंस अब किसके अंदर चले जाएंगे, वापिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे। राइट। तो सर्विस डिपार्टमेंट अभी तक नहीं गिना गया, इसलिए खाली सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिखने। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए नहीं लिखने हैं क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। क्लियर। बराबर। अब अपने सेकंड सम की तरफ जाते हैं। देखो सेकंड सम में अब रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी रीअसाइनमेंट ऑफ सर्विस ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। अब ये वाला पोर्शन पहले जो ऊपर किया ने उससे ज्यादा सिंपल है, लेकिन ऊपर वाला आंसर तुम्हारा राइट आएगा ने तो ये दूसरा आंसर तुम्हारा सही होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मार्स लिमिटेड के पास 5 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, ये 3 तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और डी और ई तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट है। पहले ये जरूर पढ़ लेना कौन सा प्रोडक्शन कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है। अब देखो हीटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ प्लान दिया है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लान दिया है, लाइटिंग, स्टोर्स ओवरहेड, टाइम कीपिंग एक्सपेंस, पावर, एमिनिटीज टू स्टाफ और अदर ओवरहेड्स। सोच लो इसमें से कोई भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ये सब के सब तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझे, ये सब के सब तुम्हारे क्या है, ओवरहेड्स है। तो इसी ओवरहेड को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 5 डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें से 3 तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट है। तो हम यहाँ पे एरिया स्क्वायर मीटर के हिसाब से जाए तो एरिया स्क्वायर मीटर पे तुम क्या करोगे, हीटिंग एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बराबर। और हीटिंग एक्सपेंस यहाँ पे चले गए, उसके बाद में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, उसके ऊपर क्या जाएगा, लाइटिंग जाएगा। उसके बाद में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें तुम्हारा सबसे पहले टाइम कीपिंग एक्सपेंस जाएगा और एमिनिटीज टू स्टाफ जाएगा। ये दोनों चीजें इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर डायरेक्ट वेजिस, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ये डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट मटेरियल दोनों को खाली डी और ई डिपार्टमेंट में लिख देंगे, क्योंकि 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो हम इसको डी और ई के अंदर इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो डायरेक्ट वेजिस पे दूसरा क्या जाएगा, तो डायरेक्ट वेजिस पे ये जो अदर ओवरहेड्स लिखा हुआ है ना वो डायरेक्ट वेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने। राइट। फिर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये दोनों वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएंगे। बराबर। फिर उसके बाद में स्टोर्स ओवरहेड, तो ये डायरेक्ट मटेरियल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टोर का मतलब क्या, मटेरियल ने, तो ये मटेरियल किस पे जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद में टाइम कीपिंग एक्सपेंस ऑलरेडी समझा चुका मैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे जाएगा। पावर, उसके लिए किलोवाट आवर्स दिया है, पावर के लिए किलोवाट आवर्स दिया है तो इसके ऊपर अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको। एमिनिटीज से साफ भी समझा चुका, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और अदर ओवरहेड भी समझाया मैंने, वो तुमको डायरेक्ट वेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने। तो इसके बाद लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट of overhead distribution as per direct redistribution method by apportioning the expenses of department D in the ratio of 2:3:3 or that of department E in the ratio of 1:2:2। यहां तक पहले सम अपने नॉर्मल जैसा अभी आगे किया फर्स्ट वैसा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में ये वाला वर्किंग करेंगे और ये वाला वर्किंग सिर्फ 2 लाइन का।
लास्ट में उसके साथ में जब अपने कर लेना है, लेकिन सिर्फ 2 लाइन का वर्किंग है। तो हम ये सम को अभी देखो बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन 2 है जो कॉलेज मटेरियल का है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सिंपली कि हमने इस तरह से अलग अलग कॉलम बनाएंगे, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है ए बी और सी, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है डी और ई। इसको अलग रखना है आपको। यहाँ टोटल की कॉलम में रेशियो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेसिस क्या होगा, और पर्टिकुलर्स यानी जो एक्सपेंस को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। सम हमेशा अपने को डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंस लिए उससे शुरू करना है, और वो आपको सेकंड वाले टेबल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें डायरेक्ट वेजिस है और डायरेक्ट मटेरियल, बराबर। इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअल होता है, बेसिस उसका एक्चुअल, रेशियो कोई भी नहीं, राइट। और आपके पास डायरेक्ट वेजिस है 15,000 और 15,000, ये दोनों डिपार्टमेंट में। तीनों में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी समझा यहाँ पे 30,000 आएगा। सेम डायरेक्ट मटेरियल में आप देखो वो भी 15,000 एंड 15,000 है। और ये भी हो जाएगा तुम्हारा 30,000। ओके, सिंपल। अब इसके बाद अपने जितने एक्सपेंस ऊपर लिखे हैं वो सारे एक्सपेंस लिखते जाएं। हीटिंग एक्सपेंस है, उसके बाद में इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फिर लाइटिंग लिखा है, फिर स्टोर्स ओवरहेड, फिर टाइम कीपिंग एक्सपेंस, उसके बाद पावर लिखा हुआ है, फिर एमेनिटीज टू स्टाफ, और लास्ट में अदर ओवरहेड, राइट। अब ये जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले। ये 4,000 है, ये 3,000 है, उसके बाद में 60,000 लिखा है, फिर 1,000, उसके बाद 4,000, 15,000, 5,500, 15,000 अगेन, और 6,000। अब आता है अपना मेन एक्चुअल क्वेश्चन, बेसिस क्या होगा उसका। तो हीटिंग एक्सपेंस लिखा है, वो अपने एरिया स्क्वायर किलोमीटर पे जाएगा, स्क्वायर मीटर सॉरी, राइट। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट है, तो इंश्योरेंस ऑफ प्लांट जाएगा वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर। फिर डेप्रिसिएशन भी सेम, और जो लाइटिंग है वो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के ऊपर। फिर स्टोर्स ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल, टाइम कीपिंग एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पावर किलोवाट आवर, फिर एमिनिटीज टू स्टाफ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, और अदर ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। ओके, अब इन सबके रेशियो अपने को निकालने। तो देखो सबसे पहले एरिया स्क्वायर मीटर कितना लिखा है, 1,000 1,000 1,000 500 500, 1,000 1,000 1,000 500 500, तो आएगा 2:2:2:1:1, बराबर। 2:2:1:1 ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, तो आप प्लांट की वैल्यू देखो 2,40,000। अब रेशियो कैसे बनाएंगे देखो, 2,40,000, फिर 180 80 60 और 40, चार चार जीरो सब में कॉमन है,
तो चारों चार जीरो को निकाल देते हैं। 24, 18, 8, 6 और 4 सबको 2 से डिवाइड कर सकते हो तुम। तो 12:9:4:3:2। और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देखो, ये तो हो गया बराबर। अब देखो 12 और 9 कितना होता है? 21। 21 और ये टोटल करोगे तो 30 हो जाएगा। ये टोटल कितना होता है? 30 होता है बराबर। अब तुम्हारे पास यहाँ पे पहले रेशियो लिख देना है। 12:9:4:3:2 4:3:2, राइट। अब ये सेम यहाँ पे रहेगा। अब मुझे बताओ ये कितना है? 3000। तुम्हारा इन सबका टोटल कितना होता है? देखो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ 30 है, टोटल कितना है? 30। सिंपल करोगे 3000 को 30 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 100 रुपए मिलेंगे मुझे। कितने मिलेंगे? 100। ये 100 को ये सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। तो पहले में आएगा तुम्हारा 1200, दूसरे में आएगा 900, फिर 400, फिर 300 और फिर ये 200। कंप्लीट बराबर। हो गया सिंपल। इसके बाद ये 60,000 है, वो भी वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर है, ये सेम रेशियो है। तो अपने क्या करेंगे? ये 30 है टोटल, तो 60,000 को मैं 30 से डिवाइड करूं तो 2000 मेरे बचेंगे। अब ये 2000 से सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। 12 को 2000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 24,000, 18,000, फिर 8,000, 6,000 और 4,000। सिंपल बराबर। ऐसे ही ये देखो 4,000 है, दो दो 4, 5, 6, 7 और एक 8 होता है। अब 8 है अपने पास, टोटल कितना है? 8। और ये है कितना? 4,000। तो 4,000 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 500 बचेगा। अब 500 को मैं उसके रेशियो के साथ में मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो 5 2 10, 1000 आया, ये भी 1000 आया, ये भी 1000, ये 500 और ये 500। देखो अंदर लिखा है रेशियो सेम है। 1000 1000 1000, 500 500 का तुमने ये किया है, समझे। अब इसके बाद आगे देखो, ये 1000 है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स बराबर है, लाइटिंग। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना दिया है? 5, 8, 2, 3 और 2। यहाँ लिख देते हैं भाई 5, 8, 2, 3, 2। 20 हो जाएगा ये टोटल कितना होगा? 20। तो 20 के साथ में मैं इस 1000 को डिवाइड करता हूँ, तो 1000 डिवाइडेड बाई 20 करो तो कितना बचता है? 50। अब 50 के साथ में सबको मल्टीप्लाई करता जाऊं। 250, 400, 100, 150 और 100। टोटल हो गया 1000 तुम्हारा। क्लियर। फिर उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? देखो तुम्हारा 10,000। मैं क्या करूं? सबसे पहले कॉमन जीरो हटा दो सब में से। तो 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो निकाल दो इसमें से। तो 10, 20, 20, 15, 15। ये हुआ। अब देखो 10, 20, 20, 15, 15 सबको 5 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपने। 5 2 जा, 5 4 जा, 5 4 जा, 5 3 जा, 5 3 जा। तो रेशियो क्या बना तुम्हारा? 2:4:4:3:3। 4 ने 4 8 9 10 16 बचता है। कितना बचता है? 16। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 4000 को तुम अगर 16 के साथ में डिवाइड करोगे तो 250 आएगा। 250 बचता है। देखो 16 से डिवाइड करो तो 4000 को 16 से डिवाइड किया 250 हुआ। पर फिर भी ये आसान है। 250 इंटू 2 करो तो 500 हो जाएगा। 250 इंटू 4 करो तो तुम्हारा 1000, ये दूसरा भी 1000, ये दोनों 750 और ये 750। टाइम इसमें ज्यादा जाता है, समझे। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम निकल जाता है। अब इसके बाद ये वाला देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं तुम्हारे? 30, 45, 45, 15, 15। तो सबको 15 से डिवाइड कर सकते हो तुम। तो 2:3:3:1:1 बराबर है। ये 10 हुआ टोटल। अब ये कितना है तुम्हारे पास? 15,000। तो मैं 15,000 को पहले क्या करूं? 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचा कितना? 1500। अब 1500 इंटू 2 करूं
पहले यहाँ लिख देता हूँ 2 3 3 1 1। 1500 इंटू 2 करूँ तो कितना आएगा? 3000, 4500, 4500, 1500, 1500। सिंपल। इसके बाद आगे देखो, किलोवाट आवर कितना है? 43211। 1000 है तो 1000 के 3 3 0 सब में से निकाल दिए, सीधा रेशियो बन गया। ये 11 होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 है तो 5500 के साथ में मैं 11 को डिवाइड करूं तो कितना आता है? 500। अब 500 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 2000, 1500, 1000, 500, 500। अब एम्यूनिटीज टू स्टाफ वो किस पे है? 23311। ये 10 है और ये 15,000। सो जो दोनों सेम है, तो जरा दिमाग लगाने का कि वापस करने नहीं बैठना इसको। सिंपल, दोनों एक्सपेंस भी सेम है तो सेम रिपीट कर दो लाइन को। राइट। और डायरेक्ट वेजिस पे अदर ओवरहेड्स लिखे। तो अदर ओवरहेड्स अगर डायरेक्ट वेजिस पे, तो डायरेक्ट वेजिस कितने हैं वो देखो। 30, 45, 45, 15, 15। ऐसा कुछ दूसरा भी था, ये रहा 45, 45, 15, 15, यानी 23311। बराबर। अब ये 6000 है तो 6000 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 600। अब ये 600 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1200, 1800, 1800, 600, 600। ओके। ये तुम्हारा टोटल अब आपको करना है। इन सबका आप टोटल करें फास्ट। अब देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा टोटल आया सबका। बराबर, ये टोटल भी करना है आपको। अब यहाँ देखो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। कौन सी मेथड इसके अंदर लिखी है आपको? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो, ये जो है, मैं उसको यहाँ पे सामने लिखता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसमें अपने पास पांचों पांच डिपार्टमेंट है, उसके आंसर्स। पहले यहां पे अपने लिखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ये जो तुम्हारा आंसर आया वो एक और कॉलम ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने को टोटल के लिए। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, नहीं को तो भी चलता है, पर फिर भी मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेता हूँ। यहाँ पे रेशियो आएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी और ई, इनके जितने भी आंसर्स आए वो सब अपने यहाँ लिखेंगे। 36,150, 33,600, फिर 22,300, 41,800 और 39,650। ओके। ये सारे आंसर्स आए। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करो डी डिपार्टमेंट को 233 में, यानी डी डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंस तुम्हारे सामने लिखा हुआ है उसको तुम 233 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो हम क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट डी इन अदर डिपार्टमेंट्स लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे 233 में अपने करेंगे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यानी यहां से अब 41,800 चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। और बाकी के तीन डिपार्टमेंट में 233 में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आता है देखो। 41,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। 2 डिवाइडेड बाई 8
10450। अब आपको है ना वापिस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास 10450 आंसर है ना कैलकुलेटर में। तो आप क्या करोगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 करो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। 15675 ये रीडिस्ट्रीब्यूशन पहले का हो गया। अब सेकंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन ई का कौन से रेशियो में बोला है, 1:2 के अंदर आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ई। कौन से रेशियो में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने, 1:2:2 में। कितना है, 39650, टोटल 5 आता है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 करो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये निकल जाएगा। 7930 बराबर। अब अलग से नहीं करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 15860। अब यहाँ टोटल कर दो, तो ये दोनों डिपार्टमेंट क्या हो गए तुम्हारे, 0। अब टोटल ओवरहेड्स आ गए तुम्हारे। अब इन सबका टोटल करते जाएं, 36,150 प्लस 10,150 प्लस 7,930, 54,530। ये दोनों करो, ये दोनों नहीं अलग है, 65,135 5335 बराबर। ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तुमने एक एंट्री राइट की ने, यहाँ पे एक राइट किया, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब इसमें कभी भी 0 मार्क्स तो किसी के भी ना है, कोई खाली ये 2 भी लिख के चला है तो भी उसके मार्क्स है, समझे ने। तो ये इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है चैप्टर तुम्हारा। ये चैप्टर आसान है, इसके अंदर टोटल मिला के 5 मेथड है, पहली मेथड तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। ओके।